जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी एक बार फिर से डिकोडिंग 24x7 और चैट सिंप्लीफाइज के सौजन्य से आप सबके साथ उपस्थित हूं और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेरे जनरल अभय कार्की। अभय, एक हफ्ते के बाद ऐसा लग रहा था कि आप बहुत सालों से गायब हो गए, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, नमस्कार। आज भी काफी कुछ है हमारे पास देश और विदेश के लिए, और इंडिया ने अपने आत्मनिर्भरता का एक और परिचय दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, और आत्मनिर्भरता से याद आता है स्काई रूट, याद आता है विक्रम 1, याद आता है प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहला हमारा ये रहा है जिसमें हमने एक सैटेलाइट को अब प्राइवेट सेक्टर मेड, डेवलप्ड और लॉन्चर के साथ हमने भेजा है। ये बहुत अहम उपलब्धि है। देखिए, अभी तक होता ये था कि सिर्फ इसरो करता था, विच वॉज बेसिकली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके पास सर्च कैपेसिटी नहीं थी। अगर जरूरत में आपको बहुत ज्यादा और खटाखट सैटेलाइट भेजनी है तो आपको चाहिए एक सर्च कैपेबिलिटी जिससे आप ज्यादा भेज सके। युद्ध के टाइम पे, आपदा के टाइम पे इसकी बहुत अहमियत हो जाती है। अब इसके जरिए ये सब हो गया है। प्राइवेट सेक्टर ने अपने आप को दिखाया है और ये पहला है लेकिन आखिरी नहीं है। इसके आगे अग्निकुल है, इसके आगे और भी कुछ हैं जो होने वाले हैं। अब है, ये आप कैसे देखते हैं? जी, ये कल हमारे अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष की जो हमारा हिंदुस्तान की कहानी है, एक बड़ा सुनहरा अक्षर है, जहाँ की पूरा हिंदुस्तान में डिजाइन किया हुआ, बनाया हुआ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एक लॉन्चर हमने लॉन्च किया है। और इसके आप ये देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर को देने से जो फायदे हुए हैं, 2020 में गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी, स्पेस पॉलिसी दी थी, जहाँ की आप प्राइवेट सेक्टर को भी ला सकते हैं। और 2026 में उसने ये अपना दूसरा रॉकेट भी लॉन्च कर लिया और स्पेस में सैटेलाइट भी डिप्लॉय कर दी है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो ये जो स्पीड है, ये सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर में आ सकती है, जहाँ की डिसीजन मेकिंग और एवरीथिंग जो है वो कंपनी के हाथ में। गवर्नमेंट में अगर ये होता तो ये 10-15 साल से ज्यादा ही लग जाता है। और इसमें देखिए, जो इसके फाउंडर हैं पवन और ये डका, दोनों आईआईटी इंडिया के पढ़े हुए हैं। ये कहीं नासा नहीं गए, इसरो के साइंटिस्ट थे। इसरो से आके इन्होंने पहली सीड फंडिंग इंडिया से लिए, मयंत्रा वाले ने इनको फंडिंग दी है। और उसके बाद इन्होंने जो अमेरिका से जो बाद में फंडिंग ली है इन्होंने, बड़ी वाली फंडिंग, वो भी एक इंडियन ओरिजिन के वेंचर कैपिटलिस्ट है, श्रीराम बोल के। तो आप इसमें इंडिया की एक जो अंदर की ताकत, जो लेटेंट प्राइवेट सेक्टर की जो हिम्मत है, ताकत है और जो जज्बा है, उसको आप ये देख सकते हैं। और जो इन्होंने नाम रखे हैं, कितने प्यारे प्यारे रखे हैं। विक्रम साराभाई के ऊपर, रमन के ऊपर, अपने कलाम साहब के ऊपर रॉकेट के नाम रखे हैं, धवन साहब के ऊपर रखे हैं। और पूरा अपने कल्चर को साथ में रखते हुए पहली फ्लाइट थी, प्रारंभ थी। और अब ये वाली फ्लाइट का जो प्रोजेक्ट नाम था आगमन है। कितना अच्छा लगता है कि ये एक सोच में ही इसमें इतनी भारतीयता है, इतना अपने देश का कल्चर है, अपने देश का साइंटिफिक पूल है और अपनी देश की ही फंडिंग है। तो ये सब देखते हुए अगर आप देखें, एक रिमार्केबल जर्नी है। जीरो से स्टार्टअप किया है 2 इसरो साइंटिस्ट ने, और आज ये जो है आपके 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। और फ्यूचर जो हमारा स्पेस का, जैसा आपने ठीक बोला, अगर जो कमर्शियल एस्पेक्ट है स्पेस का, स्पेस ऑन डिमांड फ्यूचर का है। और ये तो बोल रहे हैं कि अभी ये जो 8,000 करोड़ का है, ये 300,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस ट्रेवल जो है, उसके लिए इसरो वगैरह की कैपेबिलिटी नहीं थी। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आना है। और अभी जैसे आप बता रहे थे, बाकी कंपनीज, 15 और कंपनियां इस क्षेत्र में कदम रख रही है। तो ये हिंदुस्तान के लिए, जो आज की तारीख में हम 1 या 2% पूरी दुनिया की कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, वो हमें बढ़ा के अपने को कम से कम डबल डिजिट में लाना है। और ये बिना प्राइवेट सेक्टर की जो जोश होता है और जो वेंचर की आग होती है, उसके बिना नहीं हो सकता। ये बहुत बढ़िया स्टेप हमारी सरकार ने लिया है। और प्राइवेट सेक्टर आपको पता ही है कहाँ कहाँ आपको आगे ले जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, मार्केट साइज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 2025 में ये मार्केट साइज था $12 बिलियन, मतलब पिछले साल की बात है।
लेकिन अनुमान ये लगाता है 12 से बन जाएगा $32 बिलियन 2032 तक, मतलब अगले 5-6 साल में ये मार्केट साइज जो है ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ लॉन्च व्हीकल का है। लेकिन अगर आप पूरा ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की बात करते हैं 2035 तक, ये स्पेस इकोनॉमी जो है तकरीबन 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की है। मतलब ये है कि आप सैटेलाइट्स बनाएंगे, और आपने बिल्कुल सही कहा, सैटेलाइट बना ही रहे हैं, लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट बनाएंगे। आप इधर देखिए, वहां पे अगर मस्क ने स्टारलिंक के नाम पे लोअर सैटेलाइट्स की बात कर रहा है और पूरे विश्व में दे रहा है, यहाँ पे मुकेश अंबानी का प्रोजेक्ट है जियो का, लोअर सैटेलाइट में हम आपको 24/7 सबसे सस्ता सैटेलाइट ये देंगे कम्युनिकेशन। आप देखिए, कम्युनिकेशन होगा, सर्च एंड रेस्क्यू में आएगा, मिलिट्री एप्लीकेशंस तो आएंगी ही आएंगी। आप अपने दुश्मन के ऊपर निगाह रख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें अगर ये थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ की तरफ से होती हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और प्राइवेट सेक्टर के लिए ये, इस प्राइवेट सेक्टर हमारे लिए ताज है, तो ये स्काई जो है, स्पेस जो है, ये उस ताज का भी हीरा होगा। लेकिन अगर ये सब हम कर सकते हैं, उल्टी तरफ अगर आप देखते हैं, 5th जनरेशन फाइटर में हमें तकलीफें आ रही हैं। सबसे बड़ी तकलीफ हमारी क्या है? इंजन की। क्योंकि इंजन के लिए हमने पूरा का पूरा तेजस जो है हमने डिजाइन किया जी मार्क 404 के इर्द गिर्द। अब जी मार्क 404 इंजन हमें मिल नहीं रहे, सब मिला के 7 इंजन आए हैं, जबकि अब तक आ जाने थे 30 से ज्यादा इंजन। कोई गारंटी नहीं है कि इस साल के आखिर तक, वो कह रहे हैं कि हम आपको 24 इंजन देंगे, आएंगे या नहीं आएंगे ये तो भगवान जानता है। आगे चल के जो F414 इंजन है, जो हमारे एमका के लिए हमने बनाया था, उसको भी डिजाइन किया था F414 के इर्द गिर्द। वहां पे भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि जी कहता है 80 करोड़ से हमने आपका प्राइस बढ़ा दिए 200 करोड़ तक। क्या हम ये इंजन खुद नहीं बना सकते? और अगर खुद बना सकते हैं तो हमारे आगे के दृश्य क्या हो सकता है आगे, जरा इस पे नजर डालते हैं। अब है, पहले आप शुरू करिए, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। जी, संक्षेप में यही है। पहले तो अपने जो लिसनर्स हैं उनको बता दें कि 5th जनरेशन में ऐसी क्या खास बात है। एक 5th जनरेशन को स्टेल्थ फाइटर बोलते हैं, जिसमें कि उसमें एक तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि रडार में वो तकरीबन अदृश्य हो जाता है, कि उसकी एंगुलर फ्रेम होता है, रडार को स्कैटर कर देता है, रडार को अब्जॉर्ब कर लेता है उसके रेडिएशन। तो ऐसे करके कुछ फीचर्स होते हैं। उसके अलावा इसमें एक होता है कि आफ्टर बर्नर जो सुपरसोनिक स्पीड में जब जाते हैं तो हवाई जहाज टॉप स्पीड में जाने के लिए आफ्टर बर्नर जलाते हैं पीछे, जिसमें कि एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च होता है, तब स्पीड बढ़ती है। तो इसमें एक सुपर क्रूज फैसिलिटी होती है, जो वो नॉर्मल अपने क्रूजिंग में ही सुपरसोनिक स्पीड को हासिल कर लेता है। उसके अलावा जो पायलट है उसके लिए सेंसर फ्यूजन, यानी कि जो जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो रेडार है, चाहे आईआर है, चाहे जो भी उसके कैमरे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन एक जगह पे फ्यूज होकर उसको अलग अलग मॉनिटर नहीं देखने पड़ते, उसके सामने एक ही में आ जाती है। और आगे हम एमका में जब बोल रहे तो एआई असिस्टेड भी वो होगा। उसके बाद डाटा लिंक तो होता ही है, जो वो देख रहा है या नीचे का जो रेडार देख रहा है, वो सब का सब वो एक साथ सम्मिलित होके वो भी देखता है, और उसके साथ उड़ने वाले हवाई जहाज बाकी उनके साथ भी वही सिचुएशनल अवेयरनेस शेयर होती है। बिल्कुल कंपोजिट पिक्चर बन बाकी जाता है। हवाई जहाजों में बाहर की तरफ होते हैं, पंखों के नीचे लटके रहते हैं, उससे रडार के टकराव ज्यादा होता है वेव्स का, तो वो अपनी बेली के अंदर लेके चलता है। वो कोई बाहर उसके ऐसी सरफेस में रफनेस नहीं होती जिसको कि वो दिखा सके। इसलिए बहुत जरूरी है एक स्टेल्थ फाइटर के लिए 5th जनरेशन की, वो अपने बम जो है अपनी बेली के अंदर, पेट के अंदर दबा के ही चलता है, और जब खोलने होते हैं वो खोल देता है। तो ये इनकी कुछ एक, और नेटवर्क सेंट्रिसिटी तो है ही है जो कि उसका होना चाहिए, वो पूरा नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम करता है। अभी आ गई बात इंजन की। हर हवाई जहाज जो है, जो मॉडर्न बनता है, वो एक इंजन के इर्द गिर्द पूरे डिजाइनिंग होती है। और हमने तब सोचा था कि हम G404 पे तेजस करेंगे, 414 जो उसका नेक्स्ट जनरेशन इंजन आएगा उसके अराउंड हमने अपना तेजस मार्क 2
जो है उसको प्लान किया है, और उसी के तेजस मार्क 2 के बाद उसी G414 इंजन को हमने यूज करना था एमका में। एमका है हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि हमारा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हम बना रहे हैं इंडिया के अंदर। इसको ये अपना एरोनॉटिकल डिफेंस एजेंसी एडीए ये बना रहा है अपने डीआरडीओ के अंदर। तो इसमें अभी जो है हमें अमेरिका ने पहले तो डिले की है 404 जो तेजस में लगना है। 414 की तो बात तब आएगी जब उसका प्राइस नेगोशिएशन ठीक होगा, जो उन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया है। यानी कि अगर आप देखें, एक तरफ से ये भी समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता या फिर हाई टेक्नोलॉजी में कैसे इस पे इसको रोका जाए, इंडिया की ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी एक पहलू समझने वाला है। इसमें हमने अपना पूरा डिजाइनिंग जो डाला था एमका का, वो 414 में डाला था। अब लोग बोलते हैं कि आप दूसरा इंजन क्यों नहीं फिट कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर कंपनी का इंजन अलग अलग उससे आता है, उसके इर्द गिर्द जितने भी कनेक्शंस हैं वो 414 के हिसाब से बनाए गए हैं। तो अब अगर हमारे पास अगर दोबारा एम के डिजाइन करना 5 साल और लग जाएंगे। तो अभी जो फिलहाल हमने ये भी बोला था कि एम का मार्क 1 में G414 होगा, उसके बाद हम अपने दूसरे इंजन लाएंगे, जो कि कावेरी को आना चाहिए था। कावेरी को तो अभी आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारा अपना जो कावेरी इंजन बन रहा है वो लेट हो गया है। तो अभी ऑप्शन हमारे पास जो हमें ऑफर आए हैं, फ्रांस का साफरान है, ब्रिटेन का रोल्स रॉयस है, ये दोनों हमारे मेन कंटेंडर है। तीसरा कावेरी है, और अभी कल ही पता लगा है कि Su-57 के साथ फुल टीओटी के साथ रशिया ने भी अपना जो मोस्ट एडवांस इंजन है वो हमको ऑफर करा है अगर हम Su-57 लेते हैं। तो क्या अभी हमारा जो अमका है उसको अगर सब कुछ ठीक चलता 2028 तक उसकी फ्लाइट होनी चाहिए थी, टेस्टिंग वगैरह, और 2034-35 में हमारे इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स बननी शुरू हो जाती। तो क्या हम 8 साल तक अभी रुक सकते हैं? क्योंकि अभी कल आया था कि चाइना के पास जो उसके J-20 है 500, उसके पास 5th जनरेशन फाइटर है, हमारे पास 0 है। उसका दूसरा जो बन रहा है J-35, वो पाकिस्तान उस पर नजर गड़ाए रखा है, देखें कैसे देता है। पैसे तो है नहीं, पर क्योंकि पाकिस्तान तो उसकी कॉलोनी उसको दे सकता है। तो पाकिस्तान के पास भी अगर 5th जनरेशन हो जाता है अगले 2-3 साल तक, चाइना के पास 500 से 600 है, तो क्या हम बिना 5th जनरेशन के रह सकते हैं? ये अगर नहीं है तो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है कि हम उसको एक्सेलरेट कैसे करें। क्या हम नया एम का डिजाइन करें, क्या हम कावेरी को स्पीड अप करें, या फिर 414 के नेगोशिएशन में हम 3 गुना महंगा इंजन खरीदें? वो तो हमें ठीक लगता नहीं है। तो ये भारत के ऊपर एक जटिल प्रश्न है, पर ये बड़ा क्लियर है कि हमारे एमका के प्रोग्राम का आगे बढ़ने के लिए जो हम 5th जनरेशन फाइटर सोच रहे थे, उस पे एक अड़चन आ रही है। प्रश्न बड़े गंभीर हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन टाइम पेनल्टी होगी। जी, इसमें आप क्या सोचते हैं, आप भी बताइए। देखिए, अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इंजन के बगैर आप हवाई जहाज डिजाइन नहीं कर सकते। और आपने इंजन को सारा का सारा जी के ऊपर आपने निर्भरता दिखाई थी, विश्वास था अमेरिका के ऊपर, और जिस तरह से चल रहा था, आप देखिए आज की तारीख में जो हमारे स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट हैं वो सारे के सारे अमेरिकन है। चाहे वो स्ट्रेटेजिक लिफ्ट है, C-130, C-17 ग्लोब मास्टर, या वहां पे आप हवाई नेवी के पास देखें वो भी P-8I और P-8I हैं। तो नेचुरली हमारा निर्भरता अमेरिका पे थी। हमने सोचा ये आगे चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यही है मेरे हिसाब से, कावेरी 2 को डेवलप करें, क्योंकि उसमें टाइम सबसे कम लगेगा, थोड़े से डिलेस होंगे। आपको डेफिनेटली तेजस मार्क 2 में कावेरी 2 जाना चाहिए। आता है अमका। ना क्या ये हम मान के चलें कि हम एमका मार्क 1 टोटली डिलीट कर देते हैं और सीधा जंप करेंगे एमका मार्क 2 पे? अगर हम वो करते हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं, सैफरन के और रोल्स रॉयस के। लेकिन इसमें हमें जल्दी से ये डिले बिना किए डिसीजन लेना है। पिछले 1.5-2 साल से ये बातें ही चल रही हैं, आगे कुछ गया नहीं है। एक और ऑप्शन ये है कि हमें जो Su-57 और उसके साथ साथ Su-75 चेकमेट, जो रशिया फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंजन के साथ दे रहा है, उसका हमें फायदा ये हो जाएगा कि वही इंजन हम सुपर सुखोई में लगा सकते हैं। और सुखोई आप जानते हैं 250 से ज्यादा हमारे पास हवाई जहाज है, और ये सुपर सुखोई जो है ये आप फिर उनका लाइफ आगे
एक्सटेंड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो हमें अपने इंजन बनाने ही पड़ेंगे, चाहे वो हमारे कावेरी मार्क 2, उसके बाद कावेरी मार्क 2 का डेरिवेटिव्स आएंगे, उसमें हमें काम करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं दिखाई देता। इन सब के साथ साथ एक और हवाई जहाज है जिसका नाम है टेड BF, या जो हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर होगा नेवी के लिए, जो रिप्लेस करेगा रफेल को। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स, रफेल को नहीं, MiG-29 को रिप्लेस करेगा, रफेल मरीन को ऑगमेंट करेगा, और जब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा तो उसमें वो आएगा। इस सब में टाइम है, हमारे पास टेड BF का डिजाइन चेंज करने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन जब तक ये सब हो रहा है तब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है तुरंत, और वो तुरंत हो रही है ईरान में। ईरान में देखिए, ईरान और अमेरिका का युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, एक तरह से बढ़ रहा है, एक तरह से छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, रोज कुछ हो जाता है, छोटी मोटी इधर उधर, ये मुझे लगता है चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक परिवर्तन आया है गल्फ वॉर पार्ट 2 में, यह है कि इजराइल इसमें अभी तक नहीं घुसा है, लेकिन सऊदी अरब घुस गया है यमन के ऊपर अटैक करके। या आप देखिए, ईरान ने जिस तरीके से फिर से निशाना बनाया है गल्फ स्टेट्स को, बात ये चलने लगी है क्या गल्फ स्टेट्स में ही एक रीऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या यहाँ का मैप बदलेगा? अगर मैप बदलेगा तो कौन सा देश कहाँ पे जाके मिलेगा, ये सब अपनी जगह पे आएगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि कुणाल जी, अगर आप वो मैप दिखा देते हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ये है की जगह, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और आप देखिए बाएं हाथ के ऊपर जो मैप है, ये दिखाता है ईरान ने क्या कहा है कि हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करेंगे, करीब करीब सारा, मतलब ओमान, यूएई, उनका भी जो वाटर्स हैं, टेरिटोरियल वाटर्स, उसके ऊपर कब्जा करेगा। एक ये दिखाई देता है साफ आपको। दूसरा दिखाई देता है ईरान के पास हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर सकता है वॉर को, मतलब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से बढ़ा के बाबेल मंडप, जो लाल जो आपको बॉक्स दिख रहा है नीचे, सऊदी अरब के नीचे, वो बाबेल मंडप का एरिया है। वहां अगर वो होता है तो आपके पास और भी जो जहाज आते जाते हैं, मेडिटेरेनियन को आप कनेक्ट करते हैं इंडियन ओशन से, अरेबियन सी से, वहां पे तकलीफ आ सकती है। ईरान के पास अगर काबिलियत है इजराइल को मारने की, सीरिया मारने की, जॉर्डन मारने की, मतलब वो स्वेज के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इस तरीके से जो आपके पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है, ये तीनों चोक पॉइंट्स के साथ कंट्रोल हो सकते हैं। अब है ये आप कैसे देखते हैं? कुणाल जी मैप निकाल दीजिएगा अभी। जी एक मिनट, मैप रोकिए। इसमें अगर आप देखें बाएं तरफ वाले मैप में, जो कि एक काली लाइन अरेबियन सी में, जो दाहिनी वाली काली लाइन नीचे हरे और ग्रे एरिया को टच कर रही है, ओमान का वहां और यूएई का बॉर्डर है। अगर आप वहां पे देखें, मेरे को पढ़ा ही नहीं, पर वहां पे फुजेरा फोर्ट होगा, जो डॉट है फुजेरा बिल्कुल वहीं पे है, जो काला डॉट है वो फुजेरा है। और हमारी लाइफलाइन जो है, जो हम बोलते हैं कि बाईपास हॉर्मुज, वो यही है फुजैरा। यहीं से हम ओमान और यूएई दोनों की तेल की खपत हमारे को डायरेक्टली आ जाएगी। लेकिन ईरान ने बड़े होशियारी से अपनी जो क्लेम लाइन है, जबकि हॉर्मुज तो ऊपर है, जहाँ पे चौंच है इसकी ऊपर, उसको नीचे लाके यहाँ पे टिकाया हुआ है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, वो भी अपनी लिमिट से कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। तो ये, और दूसरा जो आपने बताया, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि ये ईरान जो है काबिलियत रखता है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें, जो दोबारा ये लड़ाई शुरू हुई है एमओयू के बातचीत के बीच में, तो इसमें जो बार बार बातचीत चल रही थी और बार बार कोई दो शिप्स को ठोक दे रहा था ईरान की तरफ से। तो मैं पहले भी बोल रहा था कि ये आईआरजीसी के अंदर जो हार्डलाइन फैक्शंस हैं, वो मॉडरेट लोगों को, और जो स्टेट्समैन हैं, डिप्लोमेट हैं, प्रेसिडेंट है, उनको बातचीत में आगे नहीं बढ़ने देते और देश में फैलाते हैं कि ये सरेंडर कर रहे हैं अमेरिका को, और वो इसको सैबोटाज कर रहे थे। ये अभी खबरें दोबारा भी आई हैं, जेडी वैंस ने भी बोला है, गलीबाफ ने भी बोला है कि हार्डलाइन पूरी पोजीशन लेते हुए कभी फायदा नहीं होता है, हार्ड पावर के साथ डिप्लोमेसी साथ साथ चलनी चाहिए। और ये अमेरिका को एक भनक लग गई है कि अंदर जो है
IRGC के अंदर ही जो हार्ड लाइन रेडिकल हैं और जो मॉडरेट और थोड़े प्रोग्रेसिव हैं, इनके बीच में मतभेद हो गया है। और इसीलिए ये इंटेंस जो है पॉपुलेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी जो है इन्होंने एस्केलेशन लेटर पे ऊपर अमेरिका ने हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान के अंदर बंदर अब्बास, छबहार, जो उनकी तरफ को रेलवे लाइन आ रही है, जो ब्रिजेस आ रहे हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी पे अभी ईरान ने बोला है अपनी जनता को बिजली कम ले क्योंकि बिजली फर्क पड़ रही है। तो अमेरिका ने भी अपने दांत निकाल दिए हैं क्योंकि गल्फ की जो उनकी अपने बेसिस थे, उनकी तो वैसे भी मिसाइलों पे अटैक हो ही रहे थे अमेरिका के। उन्होंने बोला है कि मैं इतना पनिशमेंट अभी एक इंटेंस देता हूं कि IRGC के अंदर जो मॉडरेट फैक्शन है वो हाइट लाइनर को बोलेंगे तुमने जो मिसाइल मारी थी उसके चक्कर में हमारे देश को, हमारी जनता को ये मुश्किलात आ रही हैं, इसलिए बातचीत पे दोबारा आ जाओ। एंड में तो बातचीत होनी ही है, लेकिन हार्ड लाइनर को अलग करके बातचीत करके थोड़ा पेजेश्कियान, गबिला बरगाची के हाथों को मजबूत करने के लिए भी एक तरीका है। और दूसरा वो तो है ही, खैर अमेरिका तो चाहता ही है कि होने से पहले जितना नेस्तनाबूद कर सकूं मैं कर दूं, ताकि ईरान को उतने साल और लगे वापस किसी एक लेवल पे आने पे। और इजराइल इसमें बड़े मजे से देख रहा है, जो वो उसको काम करना चाहिए था, रुक गया था, वो अमेरिका फिलहाल कर रहा है। और लेबनान और गाजा को जो उसने अपना डिसिप्लिन में लाना है और ठीक करना है, वो अपना वो काम चालू रख रहा है, अभी उस पर कोई प्रेशर नहीं है। जी, इसमें आप भी बिल्कुल बताइए सही, कुछ। बिल्कुल सही। तो कुणाल जी, अब आप दूसरा मैप अगर दिखाते हैं तो मैं आपको ये बताता हूं, ये गल्फ ऑफ हॉर्मूज है, दूसरा वाला गल्फ ऑफ हॉर्मूज में देखिए, जो पर्पल में दो एरोस दिख रहे हैं, ये पुराना वाला रूट हुआ करता था, बीचों बीच से जाते थे, एक में आते थे एक में जाते थे। ईरान ने क्या कहा, ईरान कहता है आप हमारे लरक आइलैंड के बगल से जाएं ताकि हम आपके लिए सुविधा कर सकें। अमेरिका ने क्या किया, आप ओमान की तरफ से जाएं, बिल्कुल जो साउथ रूट है, बिल्कुल नीचे जो लाल वाली लाइन दिख रही है वो साउथ रूट है। ईरान ये साउथ रूट के ऊपर अटैक कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो 4 सर्कल आपको दिख रहे हैं, सबसे बड़ा आइलैंड है काशिम, उसके लेफ्ट में आता है ग्रेटर तुंग, फिर लेसर तुंग, और सबसे नीचे अबू मूसा। अबू मूसा है यूएई का हिस्सा, लेकिन ईरान उसको डिस्प्यूट करता है। लोअर तुंग भी डिस्प्यूट में है, और ग्रेटर तुंग जो है वो ईरान के पास है। अब यहां पे अमेरिका ने अटैक करना शुरू किया है। आपको याद होगा, अभय, आप और हम इस बात के ऊपर कई बार बात कर चुके हैं कि अगर हॉर्मूज को आपने कंट्रोल करना है, तो अगर आप अबू मूसा और तुंग आइलैंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपने ईरान को पूरा का पूरा निकाल दिया है। वो मुसद्दम पेनिनसुला जो है, बिल्कुल ऊंचा ओमान का हिस्सा, वहां पे अगर आप आर्टिलरी भी रखेंगे तो आप है ना ईरान को हिट कर सकते हैं। इस वजह से आप ईरान को पूरा का पूरा उसका वर्चस्व खत्म किया जा सकता है। यहीं पे सबसे ज्यादा लड़ाई होनी है। और ये जो सारा का सारा इस बार बॉम्बिंग हुई है, आप देखिए, वो हुई है ईरान के सदर्न कोस्ट में, बंदर अब्बास, उसके बाकी जो पोर्ट्स है उसके उस एरिया में, वहां सारी बॉम्बिंग हुई है। यहां तक कि चाबहार तक में बॉम्बिंग हुई है, ताकि चाबहार से भी ईरान कुछ ले जा ना सके बाहर। ये हो रहा है यहाँ पे ईरान में। ऐसा लगता है कि जो 3 स्टेजेस होते हैं वॉर के, पहला वाला स्टेज था कि भाई हम लड़ाई लड़ेंगे, वो तो खत्म हो गया, लिमिटेड स्ट्राइक चल रही थी। दूसरा स्टेज आया सस्टेन्ड एयर ऑपरेशंस, वो अभी चल रहा है। लेकिन तीसरा स्टेज जो है वो, जैसे अभय ने कहा, पहुंच गए हैं हम उस स्टेज के ऊपर, और उस स्टेज के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, इकोनॉमी पे अटैक हो रहा है, ताकि आप ये लॉन्ग टर्म एट्रिशन हो जाए। और दोनों देश ये देख रहे हैं कि किसके अंदर खड़े होने की क्षमता ज्यादा है। अगर यहां खड़े होने की क्षमता ज्यादा और कम की बात हो रही है, यूक्रेन में भी इसी की बात हो रही है। रशिया जो है यूक्रेन में जमीनी तौर पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहा है। यहाँ के तक कि जो एक शहर है कस्तनीव में, वहां पे उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन यूक्रेन उल्टा दाग रहा है अपने मिसाइल्स रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खास करके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, रिफाइनरीज। इतनी बुरी हालत हो गई है कि रशियन ऑयल हम ले रहे हैं, उसको प्रोसेस करके पेट्रोल हम बेच रहे हैं। अब है रशिया के आप कहां देखते हैं, बिल्कुल संक्षिप्त में।
जी देखिए, रशिया का जो हाल है ये तो अमेरिका और वेस्ट की लंबी पॉलिसी है कि रशिया को कैसे डाउन रखें, उसका प्रोग्रेस को नहीं होने दें और हो सके तो उसको तोड़ भी दें। और नेटो का एक्सपेंशन जो किया था सालों साल रशिया के ऑब्जेक्शन के बरखिलाफ, वो इसीलिए था कि रशिया को प्रेशर में रखो, रशिया को डाउन रखो। और ये यूक्रेन का युद्ध और जेलेंस्की को बनाना भी इसी चाल में था कि इसको रशिया इस पे अटैक करे या जो भी करे उसको टाई डाउन करके उसकी इकोनॉमी खत्म कर दो। उन्होंने सोचा था हम सैंक्शन लगाएंगे, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। रशिया की इकोनॉमी को फर्क पड़ा है, लेकिन उसकी वॉर इकोनॉमी ने इतना पैसा कमाना शुरू किया, ऑयल और वॉर इकोनॉमी, कि वो अभी फ्लोट कर रहा है। अब ये जो नासूर है, जो यूक्रेन है, इसको कितने दिनों तक वो सस्टेन करेंगे? वो आईवी ट्रिप पे है, यूरोप देता है, कभी कहता है पैट्रियट दे दो, जब यूएस और यूरोप के उस पे ही वो चल रहा है। और वो बड़ा अच्छा है, जब तक अमेरिका एंड यूरोप विल फाइट रशिया टिल द लास्ट यूक्रेनियन, यूक्रेनियन वाले मरते जाए करते जाए और वो रशिया को ब्लीड करते जाए, चाहे खुद यूक्रेन खत्म हो जाए। ये बड़ा अजीब सा वो है, लेकिन ये सूट करता है कि कितनी दिन ये लड़ाई चलती रहे। और रशिया को वो हर बार सोचते हैं 6 महीने में लुढ़क जाएगा, 6 महीने में लुढ़क जाएगा, लेकिन रशिया है कि वो लुढ़कता ही नहीं है। तो ये जो बड़ा गेम चल रहा है, इसके बीच में ये सब चीजें हो रही हैं। अभी यूक्रेन को लॉन्ग लॉन्ग रेंज ड्रोन्स वगैरह आ गए हैं, उसको इंटेलिजेंस मिल रही है, और वो रिफाइनरी और जो ऑयल इकोनॉमी है रशिया की, उसको पकड़ रखा है और काफी नुकसान कर दिया है, इस उम्मीद में कि अभी रशिया जो है वो अपने घुटने पे आ जाएगा। रशिया जो है वो ग्राउंड ऑफेंसिव में, जो यूक्रेन ने एक टैक्टिक्स या उसकी जो कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशंस है, फोर्ट्रेस, वो गांव कब्जों और इनको, जिसको हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बोलते हैं हमारे उसमें, उनको उसने एक बड़े सैन्य ठिकाने जैसे बना रखे हैं। और अगर किसी को खेतों के बीच से निकलना, निकलता रहे, वो सैन्य ठिकाने जो है वो बने रहेंगे। तो अगर एडवांस करना है तो जो फोर्ट्रेस, उसने छोटे छोटे जो किले बना रखे हैं, उनको सैन्य किलों को ध्वस्त करते हुए आगे जाना है। और हम सबको पता ही है कि बिल्टअप एरिया या फिर शहरी इलाके में जो लड़ाई होती है, वो उसमें जो अटैकर है उसको बहुत भारी नुकसान होता है। रशिया वो भारी नुकसान ले रहा है, लेकिन ये भी है कि अगर आप एक फोर्ट्रेस को लेते हैं तो उसके अगल बगल के जो मैदानी इलाके हैं अगले शहर तक, वो आपके हो जाते हैं। और जब लड़ाई खत्म होती है तो जो जीत और हार का फैसला होता है, वो ये नहीं होता कि मेरी कितनी रिफाइनरियों में आग लग रही है, वो इसमें होता है कि मेरे टूट के नीचे या मेरी फौज के नीचे कितनी जमीन कब्जे में है। तो वो अगर आज की तारीख में भी देखें, चाहे एक इतनी बड़ी पावर होते हुए रशिया ने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया, 20% ही, लेकिन उसी पे रहेगा। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव करके वो नहीं ले सकता जमीन वापस। ये चीज उसको समझ में आ नहीं रही है। और अमेरिका और यूरोप खुश है कि हम रशिया को ब्लीड कर रहे हैं और उसकी इकोनॉमी को हम गिराएंगे। ये एक जो ख्वाबी लड़ाई चल रही है, उसमें देखना है कि कौन पहले ब्लिंक करता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने जैसा कहा, विक्ट्री इज ऑलवेज मेजर्ड बाय फुट। सही कह रहे हैं। एक जगह विक्ट्री मेजर्ड बाय फुट चल रही है। यूक्रेन जमीन हाल कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, रशिया ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन एक एक किला गिराता जा रहा है। इसी तरह से किले गिरते जा रहे हैं बलूचिस्तान में। यहां तक कि बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने ऐलान कर दिया है कि हम 85% बलूचिस्तान को कंट्रोल करते हैं। ये तो हामिद मीर ने ही कहा था पिछले साल कि सूर्यास्त के बाद जो पाकिस्तानी सेना है वो अपने बैरक्स में रहती है, बलूचिस्तान में बाहर गश्त नहीं लगा सकती। हाल ही में इतने अटैक्स हुए हैं, उनके बारे में जितना हम बोले वो कम है। लेकिन हुआ यह है कि बलूचिस्तान ने अपना नेशनल एंथम अनवेल कर दिया है। बलूचिस्तान ने अपनी करेंसी अनवेल कर दी है। बलूचिस्तान ने अपना नेशनल फ्लैग बता दिया है। बलूचिस्तान ने यह भी कह दिया कि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। हालांकि ये सारी चीजें पिछले साल भी हुई थी, लेकिन आगे कुछ गया नहीं। इस बार एक बहुत बड़ा अंतर है। इस बार अंतर यह है कि चीन ने भी अपने आप को CPEC से पीछे हटाना शुरू कर दिया। यहां तक कि कराची पेशावर वाला जो रेलवे लिंक बनाना था चीन ने, वहां से उसने सारा का सारा अपना वो पीछे कर लिया है। और पाकिस्तान से कहना शुरू किया कि साहब आपने जो हमसे बिजली के लिए हमने कहा था, अब हमें पैसे देना शुरू करिए। रिकोडेक सैंडेक पे भी तकलीफें आनी शुरू हो गई हैं। ग्वादर में चीन चाहता था कि मैं अपना ओवरसीज
कमांड वहां पे एस्टेब्लिश करूं, थिएटर कमांड, वो तो अब सपना खत्म ही होता दिख रहा है। आप ये कैसे देखते हैं, क्या बलूचिस्तान होगा पहला हिस्सा पाकिस्तान का जो लिबरेट होगा, क्या ये पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि वहां भी आग लगी हुई है, क्या देखते हैं आप? जी, इसमें दोनों में फर्क कितना है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, करेक्ट। लेकिन वहां पे जो अभी उनकी जो पार्टी है AJK, जिसको उन्होंने टेररिस्ट घोषित कर दिया है, जो उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया है, वो बिल्कुल निहत्थे हैं। अभी तक उन्होंने आर्म्ड इंसर्जेंसी नहीं करी है, और वो रोटी बिजली पानी की लड़ाई और पॉलिटिकल लेवल पे लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अभी इतनी ताकत है नहीं, लेकिन उन्होंने शासन को ठप कर दिया है POJK का। और इंडिया ने क्या करा है, इंडिया उस मसले को इंटरनेशनली उनके लिए लेके जाएगा कि ये तो भैया JNK हमारा है। साथ ही में ये इन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान को अपना प्रोविजनल प्रोविंस बनाने की बात भी कही है, वो खैर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ तक अनरेस्ट जो POJK का है वो पीसफुल है, और पीसफुल तरीके का जो सीधा आदमी है उसकी पाकिस्तान आर्मी कभी सुनती नहीं है। तो ये बेचारे ऐसे ही रहेंगे, मरेंगे, लेकिन इनकी आवाज और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और जो JNK का इश्यू है वो इंटरनेशनल फोरम में इंडिया इसको लेगा उनकी मदद के लिए। इंडिया खुद अटैक अभी नहीं करेगा। बलूचिस्तान जो है उसका इंडिया से बॉर्डर नहीं पड़ता है, लेकिन अफगानिस्तान से पड़ता है, और TTP वालों के ये पड़ोसी हैं। और इनकी जो हिस्ट्री है उसमें ये पहले पाकिस्तान से बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई किया है फोर्सफुली। तो इनका स्टेटस बहुत अलग है, और ईरान में भी बलोच जो है वो सस्तीन इलाके में रहते हैं। और इस बार जो आपने बोला है, बहुत बड़ी उन्होंने हासिल की है अपनी जीत। और चाहे इनके कहते हैं पॉपुलेशन कम है, लेकिन हर घर में एक फाइटर है, और हर घर से मेरे ये पाकिस्तानी फौज ने किसी ना किसी लड़के को उठा के डिसअपेयर करा दिया है, किडनैप कर दिया, मर्डर कर दिया है। तो ये एक बहुत अंदर से जलती हुई आग है, ये एक आर्म्ड इंसर्जेंसी है, और एक अपने हुकूक के लिए, एक आइडेंटिटी के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। फिलहाल उनको TTP का भी सपोर्ट है, सिंध से भी सपोर्ट है, और अफगानिस्तान से भी सपोर्ट है। तो ये जो है अभी पाकिस्तान की फौज जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अभी देखना वो अपने एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर गनशिप से इन पे बम गिराएंगे, बहुत ज्यादा यातनाएं और ज्यादा होंगी। और ये है, और इस जो अभी आज की परिस्थिति है जहां बलूचिस्तान जल रहा है, सिंध भी कोई खुश नहीं है, क्योंकि इंडस वाटर का जो पानी कम हो रहा करके पंजाब ने सारा पानी अपने पास कर दिया, और सिंध के लिए कोई पानी नहीं छोड़ा, वहां पे है। POJK हो ही रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही हालात खराब है, और अफगानिस्तान से लड़ाई इनकी चल रही है। ऐसी हालत में लोग कहते हैं कि क्या वो हिंदुस्तान की तरफ कुछ करके इन लोगों का ध्यान भटकाएगा और एक पाकिस्तान की यूनिटी कराएगा। लोग ये भी कह रहे हैं जो ये यमन वाला हल्ला गुल्ला हूती वाला हो रहा है, वो भी उसने इसी स्क्रिप्ट में रखा है कि देखो देखो पाकिस्तान की फौज की जरूरत वहां पे है, वहां पे हमारे दोस्त को वो हो रहा है, वहां पे हमें खतरा हो गया, ताकि लोगों का ध्यान जो अंदर है वो बढ़ जाए, या तो भारत की तरफ, या फिर जो सऊदी अरब के साथ उसका डिफरेंट फैक्ट है। और वहां जो पाकिस्तान की फौज ने झंडे फहराने हैं और ये करने हैं, उसके लिए देश उसके साथ हो जाए। तो ये अभी चलता रहेगा। बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहा है पाकिस्तान इकोनॉमिकली। पानी नहीं है, खाना नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म है, चाइना अपने इन्वेस्टमेंट ले आ रहा है, बिजली के जो उसके 18 पावर प्लांट्स है वो तो क्या हम बंद कर देंगे, क्योंकि आप ने बिल तो दिए नहीं है, बिल के ऊपर जो पेनल्टी है वो भी नहीं दी है। और उन सब के लिए पाकिस्तान जो भीख मांगे एक ही जगह जा सकता है, वो है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया जब भीख देगा तो उससे बोलेगा मेरे को जो अपनी चौकीदारी और फौज की तूने बात की थी, अब यहाँ पे अपनी दिखा। और अगर वो हूती के अगेंस्ट कुछ करता है, हूती किसके पले हुए वो है, ईरान के। जैसे हमास हो गया या फिर आपके हिजबुल्लाह हो गया, वैसे हूती है। हूती को दो अगर हाथ भी लगाएगा पाकिस्तान, तो इधर से जो है ईरान उसको छोड़ेगा। तो और आजकल मिसाइल मारने में ईरान के पास तो कोई एक्सपर्टीज की कमी है नहीं। अब देखें क्या होता है।
तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, हमें यहाँ पे बैठ के खुशी से देखना चाहिए। जहां तक डिप्लोमेटिकली हो सकता है हमें बलूचिस्तान की भी और पीओके की भी मदद करनी चाहिए, और अफगानिस्तान की तो खैर हम करेंगे करेंगे। तो ये आज के तारीख में जो कहते हैं ना, जो आपने पाप किए थे पहले, अब वो सारे पाप जो है वापस पाकिस्तान को सताने के लिए वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए हो क्या रहा है, पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स विश्व की जो है, खास करके इस एरिया की, बहुत तेजी से बदल रही है। अभी आपको याद होगा एक रैल्फ पीटर्स मैप हुआ करता था जो पब्लिश हुआ था 2007 में। उसमें यह था कि पाकिस्तान टूट के हो जाएगा छोटा सा पंजाब का हिस्सा, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होगा जिसमें कुछ हिस्सा ईरान का भी आ जाता है, यहाँ पे पीओजे के वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के साथ मर्ज हो जाता है, और ईरान और छोटा होके कुर्दिस्तान बनेगा, वहां पे सऊदी अरेबिया बड़ा हो जाएगा जिसमें बहरीन और कुवैत भी आ जाएंगे। यूएई और ओमान अगर मिल जाते हैं तो ये एक अलग से अपना देश पूरा बन जाता है मुसद्दम पेनिनसुला के साथ साथ। तो ये सब हो रहा है, दिखाई दे रहा है, कदम जो है इसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक तरह से देखिए 5 अलग अलग युद्ध हो रहे हैं खाड़ी में। एक हो रहा है मिलिट्री युद्ध, वो तो साफ दिखाई देता है। दूसरा हो रहा है एनर्जी का युद्ध। अमेरिका चाहता है कि एनर्जी के मामले में सबसे नंबर 1 वही रहे, इसीलिए उसने वेनेजुएला पे कब्जा किया, पनामा कनाल को रोक दिया ताकि मैं कंट्रोल करूं पनामा कनाल। फिर उसने कोशिश की ईरान के ऊपर, ईरान के ऊपर वो कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई। कोशिश कर रहा है अमेरिका आपके रशिया के ऊपर भी, लेकिन चीन को इस सब के बीच में पिसा दिया है। तीसरा युद्ध चल रहा है ग्रेट पावर राइवलरी। एक तरफ अमेरिका है जो दिखाता है कि मेरे पास हथियार है, मेरे पास क्षमता है और मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। उधर चीन है, सब कुछ है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाता। रशिया अपने आप में व्यस्त बैठा हुआ है। चौथा बन रहा है अरब देश अपने आप में आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों वो सब एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते। जीसीसी बना है लेकिन कोई खास कोऑर्डिनेशन नहीं है। और सबसे आखिर में आता है मैरीटाइम डोमेन। ये मैरीटाइम डोमेन जो है ये सबसे समस्या पूर्वक चीज है, क्योंकि अगर आप आज स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में टोल एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो, तो फिर क्या आप मलाका स्ट्रेट्स के ऊपर टोल एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो होता है तो 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जहां पे हिंदुस्तान का प्रभुत्व है, क्या हम भी वो कर सकते हैं? क्या ये सारा का सारा जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एट सी की फिलॉसफी थी उसके ऊपर पानी फेर रहा है? ये सब वक्त बताएगा। ये थी इस हफ्ते की खबरें। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक अभय आपका और सभी श्रोताओं का जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।